हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 13 का। दोस्तों ये फोर्थ पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सके। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि जो ट्रिक्स बताए जाए वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 61 है कि संभंग, अभंग और अतिभंग शब्द जो है वो किससे संबंधित है। इसमें ए नंबर दिया है मंदिर वास्तुकला से, बी दिया है नृत्य मुद्राओं से, सी दिया है रंग संयोजन से और डी दिया है हिंदुस्तानी संगीत में संगीतात्मक रागों से। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो और दोस्तों अब अपन देखें कि संभंग, अभंग और अतिभंग जो शब्द है दोस्तों ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो तीनों मुद्राएं हैं ये दोस्तों एक नृत्य से संबंधित हैं, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि नृत्य मुद्राओं से संबंधित है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि जो नृत्य है दोस्तों ये क्या कहलाता है। तो नृत्य में दोस्तों एक लय के साथ इसमें अपने आंखों को, हाथों को और चेहरे की जो दोस्तों भाव भंगिमा होता है दोस्तों उनके माध्यम से व्यक्त किया जाता है, वही कहलाता है दोस्तों नृत्य। और दोस्तों अब अपन देखें कि नृत्य जो मुद्रा है दोस्तों वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार की दी हैं, लेकिन दोस्तों ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला दिया है दोस्तों इसमें संभंग, दूसरा अभंग, तीसरा अतिभंग और जो चौथा होता है दोस्तों वो कहलाता है त्रिभंग दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसकी जो मुद्राएं होती हैं नृत्य की वो दोस्तों अपनी 4 प्रकार की होती हैं। और दोस्तों अब अपन देखें कि संभंग, अभंग, अतिभंग और त्रिभंग दोस्तों ये क्या है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि संभंग दोस्तों क्या है। तो संभंग में दोस्तों जो शरीर होता है दोस्तों वो एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा होता है दोस्तों, यानी कि शरीर के जो अंग होता है दोस्तों उसका समान वितरण होता है। और दोस्तों इसमें जो अभंग है दोस्तों ये क्या है। तो अभंग दोस्तों जो होता है इसको दोस्तों जो केंद्र होता है इसके बाहर किया जाता है और थोड़ा सा दोस्तों तिरछा खड़ा होना पड़ता है इसमें, और वही कहलाता है दोस्तों अभंग। यानी कि दोस्तों जो अपन सीधे खड़े रहेंगे तो दोस्तों अपन समभंग रहेंगे, यानी कि दोस्तों अपन सम रहेंगे। लेकिन दोस्तों जब अपन तिरछे रहेंगे तभी कहलाएंगे अपन अभंग, यानी कि दोस्तों कुछ हट के करना यानी कि अभंग होना। और दोस्तों अब अपन देखें कि अतिभंग दोस्तों क्या है। तो अतिभंग में दोस्तों जो हमारा सिर होता है उसके जो नीचे का भाग, इसमें दोस्तों जो हमारा थड़ होता है वो एक तरफ झुका हुआ और दोनों जो घुटने होते हैं दोस्तों वो अपने मुड़े होते हैं, यानी कि दोस्तों इस तरह की आकृति इसमें बनी रहती है। और दोस्तों अब अपन देखें कि त्रिभंग दोस्तों क्या है। तो त्रिभंग में दोस्तों होता ये है कि जो हमारा शरीर होता है वो दोस्तों 3 जगह से मुड़ा होता है। कहां से दोस्तों? तो एक होता है दोस्तों जो हमारा कूल्हा होता है दोस्तों, यानी कि कमर के नीचे का भाग, और दूसरा दोस्तों हमारा क्या है जो सिर के नीचे का भाग, यानी कि दोस्तों थड़ जिसको बोलते हैं। और दोस्तों जो तीसरा है वो है दोस्तों हमारा जो सिर होता है उसको भी दोस्तों अपन थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों जो त्रिभंग होता है तो उसमें हम अपने शरीर को 3 जगह से मोड़ते हैं। एक तो दोस्तों जो हमारे कमर के नीचे का भाग होता है जिसको अपन दोस्तों कूल्हा बोलते हैं, वहां से मोड़ते हैं दोस्तों। दूसरा जो होता है हमारे सिर के नीचे का भाग जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों थड़, वो दोस्तों हमारा स्वयं सिर, और उसको भी दोस्तों अपन थोड़ा सा तिरछा मोड़ लेते हैं। और दोस्तों अब अपन देखें इन सभी की दोस्तों एक फोटो से, उससे दोस्तों आपको और स्पष्ट हो जाएगा। और दोस्तों अब अपन इन चारों मुद्राओं को एक चित्र से भी समझ लेते हैं ताकि दोस्तों अपन को ज्यादा दिन तक के लिए ये याद हो जाए। तो दोस्तों अपन ने जो पहला पढ़ा था वो पढ़ा था दोस्तों अपन ने संभंग। जैसे कि दोस्तों अपन ने उसमें पढ़ा था कि इसमें दोस्तों सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि अपन को दोस्तों बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़े होना पड़ता है दोस्तों, वही कहलाता है दोस्तों संभंग। और दोस्तों इसका एक और चित्र है दोस्तों, इसमें देखिए जो हाथ है दोस्तों वो एकदम बिल्कुल सीधे हुए और दोस्तों जो सिर है वो दोस्तों कहीं से भी मुड़ा नहीं है, यानी कि दोस्तों ये वाला चित्र हमारा संभंग का ही होगा। इसमें हम दूसरा पढ़े थे अभंग को दोस्तों। जो अभंग मुद्रा होता है दोस्तों उसमें थोड़ा सा तिरछा खड़ा होना पड़ता है, यानी कि दोस्तों अपने जो ये दोस्तों सीधी लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी, उससे दोस्तों देखिए ये जो सिर है दोस्तों थोड़ा सा इस साइड है दोस्तों, यानी कि बिल्कुल सीधे खड़े नहीं हुए, इसीलिए दोस्तों उसका नाम है अभंग, यानी कि वो भंग हो गया है दोस्तों। और ये भंग दोस्तों नहीं हुआ है इसलिए वो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ। कौन? संभंग दोस्तों। और दोस्तों इसका जो अपन तीसरा पढ़े थे वो पढ़े थे दोस्तों अपन अतिभंग। और इसमें दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि इसमें दोस्तों जो थड़ होता है, यानी कि दोस्तों जो सिर के नीचे का भाग होता है दोस्तों उसको थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है
और दोस्तों इसमें दोनों घुटनों को भी मोड़ दिया जाता है दोस्तों, किसमें, अतिभंग में दोस्तों। लेकिन अभंग में दोस्तों किसी प्रकार से घुटने को नहीं मोड़ा जाता, बल्कि दोस्तों जो स्ट्रेट लाइन होती है दोस्तों उससे थोड़ा सा तिरछा खड़ा होना पड़ता है, वही कहलाता अभंग। और दोस्तों यदि सीधे खड़े होगे तो वो कहलाएगा समभंग। और यदि हल्के से आपके पैर यदि मुड़े रहेंगे और हमारा जो थड़ होगा दोस्तों, यानी कि जो सिर के नीचे का भाग होता है दोस्तों, वो यदि दोस्तों हमारा थोड़ा सा भी यदि मुड़ा रहेगा तो वही कहलाता है दोस्तों अपना अतिभंग। और दोस्तों जो अपने इसका लास्ट पढ़े थे वो था दोस्तों त्रिभंग। तो त्रिभंग में देखिए दोस्तों, इससे हमारा जो शरीर है वो दोस्तों अपना 3 जगह से मुड़ा हुआ है। एक दोस्तों जो कूला होता है दोस्तों, यानी कि जो कमर के नीचे का भाग होता है दोस्तों, ये देखिए मुड़ा हुआ है। और दोस्तों इसके जो दूसरी जगह से मुड़ा था वो था दोस्तों थड़, यानी कि दोस्तों सिर के नीचे वाला भाग दोस्तों, उसी को बोलते हैं अपन थड़ बोलते हैं। और दोस्तों इसका जो तीसरा था वो था दोस्तों हमारा सिर, जो कि दोस्तों इसमें देखिए अलग ही दिशा में मुड़ा हुआ है, यानी कि दोस्तों ये विपरीत दिशा में मुड़ा होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपको नृत्य की चारों मुद्राएं समझ में आ गई होंगी और दोस्तों अब आप किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है दर्शन और दूसरी तरफ दिया है संस्थापक। पहला दिया है द्वैताद्वैत जो है उसके संस्थापक निम्बार्क जी हैं। दूसरा दिया है कि शुद्ध अद्वैत, तो इसके जो संस्थापक हैं वो है माधवाचार्य जी। और जो तीसरा दिया है वो विशिष्ट अद्वैत, इसके जो संस्थापक है वो रामानुजाचार्य जी हैं। और जो चौथा दिया है द्वैत, तो इसके जो संस्थापक हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। उपर्युक्त युगों में से कौन से ऐसे सही सुमेलित है या हैं? ए दिया है केवल 2 और 4, बी दिया है केवल 1 और 4, सी दिया है केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है केवल 1 और 3। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इनके दोस्तों कौन से सही सुमेलित हैं और कौन से दोस्तों नहीं है। और दोस्तों अब अपन इन सभी को पूरी ट्रैक से ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं इसका जो पहला है द्वैत अद्वैत, तो इसके जो संस्थापक हैं वो दोस्तों निम्बार्क जी हैं। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो द्वैत अद्वैत है इसमें कहा जाता है कि वे केवल ईश्वर की कृपा पर ही जीवित रह सकते हैं, हालांकि वे पृथक होते हुए भी परस्पर निर्भर हैं। और दोस्तों इसको अपन अधिक दिन तक के लिए कैसे याद रख सकते हैं, ताकि दोस्तों आने वाले पेपर में हमारा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों किसी भी प्रकार से गलत ना हो सके। तो अब अपन देखिए दोस्तों, इसमें शब्द आ रहा द्वैत और फिर दोस्तों आगे शब्द आ रहा अद्वैत दोस्तों। तो देखिए जब भी दोस्तों कोई व्यक्ति अलग अलग किताब पढ़ता है, यानी कि दोस्तों जो आ है दोस्तों, यानी कि एक द्वैत पढ़ा फिर दूसरी अद्वैत किताब पढ़ी, तो वो दोस्तों उसमें किसी प्रकार से मार्क नहीं करता दोस्तों, यानी कि दोस्तों निम्न मार्क आ जाएगा। यानी कि दोस्तों जब कोई व्यक्ति एक किताब पढ़ता है फिर दूसरी किताब पढ़ता है, यानी कि द्वैत किताब पढ़ी फिर दूसरी बार उसने अद्वैत किताब पढ़ी, तो दोस्तों उसमें वो किसी प्रकार से मार्क नहीं करता, क्योंकि दोस्तों वो अलग अलग किताब पढ़ रहा है, यानी कि दोस्तों अद्वैत आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका जो दूसरा है वो है दोस्तों शुद्ध द्वैत, जिसके दोस्तों जो संस्थापक है वो माधवाचार्य ना होके वो दोस्तों वल्लभाचार्य जी हैं। कैसे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसे शब्द आ रहा शुद्ध बात की दोस्तों, और शुद्ध दोस्तों क्या होता है? किसी का बल होता है दोस्तों। कैसे? क्योंकि दोस्तों जो पहलवान व्यक्ति होते हैं और दोस्तों जो नहीं भी होते पहलवान, लेकिन दोस्तों जो उनका शरीर होता है वो दोस्तों उनका बिल्कुल शुद्ध होता है, यानी कि दोस्तों वो स्पष्ट रूप से दिख जाता है आपको कि ये दोस्तों पहलवान है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर बल है और इसके अंदर बल नहीं है। यानी कि दोस्तों जो वो आपको दिखता है बल और अबल दोस्तों, वो एक शुद्ध चीज दोस्तों होती है। यानी कि दोस्तों जैसे ही आपको शब्द मिलेगा शुद्ध बात की, तो दोस्तों आपको सीधे बल ढूंढना है, यानी कि दोस्तों वल्लभाचार्य आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो तीसरा है वो है विशिष्ट अद्वैत, जिसके दोस्तों संस्थापक जो हैं वो है रामानुजाचार्य जी। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे दोस्तों? देखिए इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों विशिष्ट, और दोस्तों जो विशिष्ट थे वो कौन थे दोस्तों? राम जी थे, यानी कि दोस्तों रामानुजाचार्य आ जाएगा। और दोस्तों इसमें जो चौथा दिया है वो है दोस्तों द्वैत दर्शन, जिसके दोस्तों जो संस्थापक है वो है दोस्तों माधवाचार्य। और इसको दोस्तों अपन कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें दोस्तों शब्द आ रहा है द्वैत, द्वैत को दोस्तों अपन याद करेंगे द्वेष से, यानी कि दोस्तों जब अपन को द्वेष को दोस्तों हटाना पड़ता है तो दोस्तों अपन किसका नाम लेते हैं? माधव जी का, यानी कि दोस्तों कृष्ण भगवान को अपन बुलाते हैं, क्योंकि दोस्तों अपन को द्वेष भगाना है, यानी कि दोस्तों द्वैत आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और दोस्तों अब अपन इन सभी को दोस्तों एक बार और हाईलाइट करके देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों जो पहला था दोस्तों द्वैत अद्वैत, तो इसके जो संस्थापक है दोस्तों निम्बार्क है। कैसे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जब कोई व्यक्ति 2 किताबें अलग अलग पढ़ेगा, यानी कि एक द्वैत दूसरी अद्वैत, तो दोस्तों वो किसी भी प्रकार से उसमें मार्क नहीं लगाता, यानी कि दोस्तों निम्बार्क आ जाएगा।
और दोस्तों जो दूसरा था वो था दोस्तों शुद्ध द्वैत। तो दोस्तों जब अपन शुद्ध बात करते हैं तो दोस्तों अपन उसमें बल देखते हैं, यानी कि दोस्तों बलवाचार आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो तीसरा था वो था दोस्तों विशिष्ट अद्वितीय। तो दोस्तों जो विशिष्ट थे वो दोस्तों कौन थे? राम जी थे, यानी कि दोस्तों रामानुजाचार्य आ जाएगा। और दोस्तों इसका जो चौथा था वो था दोस्तों द्वैत, यानी कि दोस्तों द्वेष को जब अपन भगाएंगे तो दोस्तों अपन किसको बुलाएंगे? तो दोस्तों अपन माधव भगवान को बुलाएंगे, यानी कि दोस्तों अपन कृष्ण जी को बुलाएंगे। और दोस्तों जैसे अपन विशिष्ट बात करेंगे तो दोस्तों अपन राम जी की बात करेंगे, और जैसे दोस्तों अपन शुद्ध बात करेंगे तो दोस्तों अपन बल की बात करेंगे। और दोस्तों जैसे अपन अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो दोस्तों अपन मार्क लगाकर नहीं पढ़ेंगे, यानी कि निम्न मार्क आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। तो चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है कि तिरुकुरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसकी रचना संगम साहित्य पर टीका के रूप में की गई थी। दूसरा दिया है यह 3 भागों में विभाजित है जो सदाचार, शासन और प्रेम से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों अब अपन देखें कि तिरुकुरल दोस्तों क्या है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु का जो तमिल साहित्य है तो उसका दोस्तों सबसे पवित्र दोहा है, और यह दोस्तों वहाँ के जो 18 नीति शास्त्रीय रचनाएं हैं उसमें भी दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और दोस्तों यह जो होता है तमिल संस्कृति और जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कि इसकी रचना संगम साहित्य पर टीका के रूप में की गई थी, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो रचना हुई थी वो दोस्तों नीति शास्त्रीय जीवन शैली से हुई थी, ना कि दोस्तों संगम साहित्य से हुई थी। इसका जो सबसे नैतिक अनिवार्य कार्य है वो है दोस्तों हत्या न करना और झूठ ना बोलना, यही दोस्तों इसके सबसे अनिवार्य कार्य है। और दोस्तों इसका जो दूसरा दिया है कि यह 3 भागों में विभाजित है जो कि सदाचार, शासन और प्रेम से संबंधित है। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसमें कहा जाता है कि आप सदाचार और शासन में रहें और सभी से प्रेम करें, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है कि मौर्य काल के संदर्भ में धर्म स्थिर और कंटक शोधन थे। ए दिया है कानूनों की व्याख्या के लिए पुजारी, बी दिया है न्यायालय, सी दिया है अशोक के धम्म के प्रचार के प्रभारी अधिकारी, और डी दिया है धार्मिक और सामाजिक के मामलों के अधीक्षण के प्रभारी मंत्री। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों अब अपन देखें कि मौर्य काल दोस्तों क्या है। तो मौर्य काल में दोस्तों राजा न्यायिक प्रणाली का अध्यक्ष होता था, जो कि अर्थशास्त्र में विभिन्न स्तरों पर विधियों का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग चलाने और विवाद का समाधान करने के लिए न्यायालयों का उल्लेख किया करता था। और दोस्तों राजा जो होता था वो न्याय प्रदान करने के लिए अपना दरबार आयोजित करता था, और कुछ सूत्रों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के पास उसकी सहायता करने के लिए 4 से 5 न्यायाधीश भी होते थे। और दोस्तों इसका जो अपन को बताना है कि जिसमें धर्म स्थिर और कंटक शोधन, यानी कि दोस्तों जब अपन को किसी व्यक्ति को न्याय देना पड़ता है तो दोस्तों उसका बहुत शोध करना पड़ता है, यानी कि दोस्तों अपन को कांटों से भी लड़ना पड़ता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि न्यायालय से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है कंटक, यानी कि कांटों से लड़ना पड़ेगा और बहुत ज्यादा शोध करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों न्यायालय के लिए, इसलिए दोस्तों ताकि किसी व्यक्ति को न्यायालय में गलत निर्णय न मिल सके, ताकि किसी व्यक्ति को न्यायालय में किसी प्रकार का गलत निर्णय न दिया जा सके दोस्तों। इसलिए दोस्तों अपन कांटों से भी लड़ जाते हैं और शोध भी बहुत अधिक करते हैं। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, दूसरा दिया है वह गुप्त वंश का अंतिम शासक था, और तीसरा दिया है हरिशरण उसका दरबारी कवि था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें
चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में अपन को बताना है। तो दोस्तों इसका जो पहला दिया है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको गुप्त राजवंश के जो शासक कुमार गुप्त है उसके संरक्षण में विकसित किया गया था। यानी कि दोस्तों इसका जो पहला वाला ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा है कि वह गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो चंद्रगुप्त था वो दोस्तों अंतिम शासक नहीं था, जबकि दोस्तों जो बुद्धगुप्त था वो दोस्तों इसका अंतिम शासक था। और दोस्तों इसका जो तीसरा दिया है कि हरिशरण उसका दरबारी कवि था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हरिशरण है वो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय में दरबारी कवि नहीं था, जबकि यह दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबार में दोस्तों दरबारी कवि था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत में मुगलों के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है भारत में हिंद इस्लामिक वास्तुकला मुगलों के शासन से आरंभ हुई। दूसरा दिया है सिकंदरा में अकबर के मकबरे में अलंकारे के रूपांकनों में कमल और स्वास्थ्य के जैसे तत्व सम्मिलित है। और तीसरा दिया है अकबर ने अपनी गुजरात पर विजय का स्मरण उत्सव मनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 3 और सी दिया है केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है केवल 1 और 3। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि मुगलों के दोस्तों जो सांस्कृतिक इतिहास है उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि भारत में हिंद इस्लामिक वास्तुकला मुगलों के शासन से आरंभ हुई, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मुगलों का जो शासन हुआ वो दोस्तों 16वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, जबकि दोस्तों जो हिंद इस्लामिक वास्तुकला है ये दोस्तों 12वीं शताब्दी ईस्वी से ये आरंभ हो गया था। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो दूसरा है वो सिकंदरा में अकबर के मकबरे में अलंकार के रूपांकनों में कमल और स्वास्थ्य के जैसे तत्व सम्मिलित हैं, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों जैसे हाथी हो गया और चरखा हो गया दोस्तों ये भी इससे सम्मिलित हैं। और दोस्तों इसका जो तीसरा है कि अकबर ने अपनी गुजरात पर विजय का स्मरण उत्सव मनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो बुलंद दरवाजा है वो विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। और दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण लाल और पीला बलुआ पत्थर से किया गया है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि विभिन्न राजवंशों के शासन काल के दौरान भारत आने वाले विभिन्न यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है यात्री और दूसरी तरफ दिया है राजवंश। पहला दिया है इब्न बतूता, ये तुगलक राजवंश में आया था भारत। दूसरा दिया है मार्को पोलो, ये विजयनगर जो राजवंश है उनके शासन काल में भारत आया था। और जो तीसरा दिया है निकोलो द कोटी, तो ये दोस्तों काकतीय के शासन काल के दौरान भारत आया था। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है या है। ए दिया है केवल 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों अब अपन देखें कि जो इब्न बतूता यात्री है ये दोस्तों तुगलक राजवंश के शासन काल के दौरान भारत आया था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो इब्न बतूता है तो इन्होंने कुतुब मीनार के इतिहास का अध्ययन किया था और उनके बारे में दोस्तों इन्होंने लिखा था। और दोस्तों इसका जो दूसरा है मार्को पोलो जो यात्री हैं ये विजयनगर शासन काल के दौरान भारत आए थे, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो मार्को पोलो है वो दोस्तों काकतीय शासन काल के दौरान भारत आए थे। और दोस्तों इन सभी को भी अपन पूरी ट्रिक से ही पढ़ेंगे। और दोस्तों जो तीसरा है निकोलो दे कोंटी, तो ये दोस्तों काकतीय शासन काल के दौरान भारत आए थे, तो दोस्तों यह वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों निकोलो दे कोटी ये दोस्तों विजय शासन काल के दौरान भारत आए थे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 सही है। और दोस्तों अब अपन इन सभी को ट्रिक से कैसे याद रखेंगे ताकि दोस्तों हमारे जो ये क्वेश्चन है वो दोस्तों पेपर में किसी भी प्रकार से गलत ना हो।
इसका दोस्तों जो पहला दिया है कि इब्न बतूता ये दोस्तों तुगलक राजवंश में आए थे। कैसे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इब्न बतूता को अपन याद करेंगे कि इतना झूठ बोलता तब पे भी इसका लक तुरंत साथ देता, यानी कि दोस्तों तुगलक यानी कि तू और लक दोस्तों, यानी कि तुरंत इसका लक साथ देता और इतना झूठ बोलता है। यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति है वो बहुत झूठ बोलता तब पे भी उसका जो लक है दोस्तों वो तुरंत साथ देता है। यानी कि दोस्तों बतूता यानी कि झूठ बोलता और तुगलक यानी कि दोस्तों तुरंत उसका लक साथ देता। और इसमें दोस्तों जो दूसरा है मार्को पोलो दोस्तों जो यात्री हैं ये दोस्तों काकतीय शासन काल के दौरान भारत आए थे। कैसे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों मार्को पोलो को दोस्तों अपन याद करेंगे मार मार कर पोलो करना। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो बहुत काटती है, यानी कि दोस्तों काकती है, यानी कि दोस्तों एक लड़की है दोस्तों वो बहुत काटती है, तो दोस्तों उसको अपन मार मार कर पोलो बना देंगे। यानी कि दोस्तों एक लड़की है वो दोस्तों बहुत जल्दी काट देती है, तो दोस्तों उसको अपन मार मार कर पोलो बना देंगे। और दोस्तों मेरा अनुरोध है कि जो लड़कियां दोस्तों वो किसी प्रकार से अपने ऊपर इस बात को दोस्तों ना लें, क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ एक ट्रिक के जरिए आपको ये याद कराना चाहता हूँ, ना कि दोस्तों किसी भी लड़की का दिल दुखाना चाहता हूँ, ना ही उसे दोस्तों मैं बुरा भला कहना चाहता हूँ। और दोस्तों इसका जो तीसरा है वो दोस्तों निकोलो दे कोंटी, और ये दोस्तों जो यात्री हैं ये दोस्तों विजयनगर शासन काल के दौरान भारत आए थे दोस्तों। कैसे दोस्तों? देखिए दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को विजय होना है तो दोस्तों उसको तुरंत ही निकलना पड़ेगा, यानी कि इसको तुरंत निकालो, यानी कि निकोलो। क्यों निकोलो? क्यों निकालो? क्योंकि उसको दोस्तों विजय होकर आना है दोस्तों। यानी कि कोई व्यक्ति को दोस्तों यदि विजय होकर आना है तो दोस्तों उसको जल्दी से घर से निकालो, तभी वो विजय होकर आएगा। और दोस्तों अपन इन सभी को दोस्तों एक और हाईलाइट करके देख लेते हैं। पहला जो था दोस्तों इब्न बतूता। कैसे दोस्तों? क्योंकि इतना झूठ बोलता तब भी उसका लक तुरंत साथ देता, यानी कि तुगलक आ जाएगा। और दूसरा जो है मार्को पोलो, तो ये दोस्तों काटती है, क्योंकि दोस्तों वो इतना काटती है यानी कि काटती है कि अपन उसको मार मार कर पोलो बना देते हैं, यानी कि दोस्तों मार्को पोलो, क्योंकि दोस्तों वो काटती है इसलिए अपन उसको मार मार कर पोलो बना देते हैं। और जो तीसरा है निकोलो दे कोंटे, ये दोस्तों विजयनगर, क्योंकि दोस्तों यदि किसी को विजय होकर आना है, सफल होना है, तो उसको दोस्तों घर से निकलना ही पड़ेगा, यानी कि उसको जल्दी से निकालो, यानी कि निकोलो आ जाएगा। और दोस्तों आपको यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। तो चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि यह केरल का पारंपरिक लोक रंगमंच है। यह वृश्चिकम यानी कि नवंबर और दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह सामान्यतः देवी के सम्मान में केरल के केवल काली मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता है। यह असुर दारिका पर देवी भद्रकाली की विजय का चित्रण करता है। उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भारतीय रंगमंच शैली का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है? ए दिया है मुंडी एट्टू, बी दिया है भावना, सी दिया है यक्षगान और डी दिया है तेरुकुत्तू। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि यह दोस्तों केरल का पारंपरिक लोक रंगमंच है, और यह दोस्तों सामान्यतः देवी के सम्मान में केरल के केवल काली मंदिरों में ही प्रदर्शित किया जाता है। और यह दोस्तों असुर दारिका पर देवी भद्रकाली की विजय का भी चित्रण करती है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा कि मुंडी एट्टू दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो काली माता होती है वो अपने हाथों में मुंडी लिए रहती है असुरों की। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है कि शादी का तूती नामा, हमजा नामा, अनवर ए सुहेली और शादी की गुलस्तियां की प्रसिद्ध पांडुलिपि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक से संबंधित है? ए जहांगीर, बी बाबर, सी अकबर और डी दिया है शाहजहां। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि जिसमें दोस्तों शादी का तूती नामा हो, हमजा नामा हो, अनवर ए सुहेली हो और शादी की गुलस्तियां दोस्तों ये सभी प्रसिद्ध हो, यानी कि दोस्तों ये बोल रही हैं कि शादी में आओ और वहां पे दोस्तों तूतू में करो, यानी कि तूती नामा आ जाएगा, और हमजा नामा करो और अनवर ए यानी कि अनार भी करो, यानी कि दोस्तों वहां आओ और अनार भी करो, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि अकबर जो है दोस्तों यानी कि आओ और वहां पे बार बार गुलस्तियां करो, तूती नामा करो, हमजा नामा करो, ये सब करो दोस्तों, यानी कि अकबर आ जाएगा। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जल जीवन मिशन के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। और दूसरा दिया है, इस मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए सार्वजनिक जन उपयोगी सेवा संस्था के रूप में कार्य करने के लिए जिला स्तर पर पानी समिति गठित की जाएगी। और तीसरा दिया है कि यह मिशन जल आपूर्ति अवसंरचना के डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि जो जल जीवन मिशन है दोस्तों, यह केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो कि दोस्तों राज्यों की सहभागिता से कार्यान्वित किया जा रहा है। और दोस्तों इसका जो पहला दिया है कि इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा है कि इस मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए सार्वजनिक जन उपयोगी सेवा संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए जिला स्तर पर पानी समिति गठित की जाएगी। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर शब्द आ रहा है ग्रामीण, यानी कि दोस्तों जो भी काम होंगे वो दोस्तों गांव की समिति ही करेगी, यानी कि दोस्तों ग्राम पंचायत करेगी और राज्य दोस्तों करेगी, ना कि दोस्तों उसमें जिला बीच में आ जाएगा। यानी कि दोस्तों जो दूसरा वाला है ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो तीसरा है कि यह मिशन जल आपूर्ति अवसंरचना के डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा देता है। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और दोस्तों अब बन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है कि परवर्ती चोलों के शासन काल के दौरान ग्राम सभा अर्थात सभा द्वारा निम्नलिखित कार्यों में से कौन से किए जाते थे? पहला दिया है गांव के लिए ऋण जुटाना, दूसरा दिया है कर आरोपित करना, तीसरा दिया है धर्मार्थ संस्थानों का अनुरक्षण करना और चौथा दिया है भूमि पर स्वामित्व अधिकार का प्रयोग करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 4, जबकि डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि जो परिवर्तित चोलों हैं दोस्तों, उनके शासनकाल के दौरान जो ग्राम सभा थी दोस्तों, उसके संदर्भ में अपन को बताना है कि वो दोस्तों कौन कौन से कार्य करते थे। तो दोस्तों इसका जो पहला है कि दोस्तों गांव के लिए ऋण जुटाना, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ग्राम सभा यानी कि दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि वो दोस्तों गांव के लिए ऋण जरूर जुटाएगी, इसलिए दोस्तों उसका नाम भी रखा गया है ग्राम सभा, यानी कि दोस्तों गांव में सभी लोग इकट्ठे होंगे और फिर ऋण को जुटाएंगे। और जो दूसरा है दोस्तों कर आरोपित करना, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब कर आरोपित करेंगे तभी तो दोस्तों उनको ऋण मिलेगा। और जो तीसरा है दोस्तों धर्मार्थ संस्थानों का अनुरक्षण करना, तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो चौथा है भूमि पर स्वामित्व अधिकार का प्रयोग करना, तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ग्राम सभा है उसका दोस्तों उद्देश्य होता है कि दोस्तों ऋण जुटाना, और दोस्तों जो ऋण होता है वो दोस्तों गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि कर आरोपित करने से आएगा, धर्मार्थ संस्थानों का अनुरक्षण करेंगे उससे आ जाएगा, और भूमि पर स्वामित्व का अधिकार का प्रयोग करेंगे तो उससे भी आ जाएगा दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है महाजनपद और दूसरी तरफ दिया है राजधानी। पहला जो है अंग जो है महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा है, दूसरा वाजी, इसकी राजधानी वैशाली है, तीसरा अवंती, इसकी राजधानी कौशाम्बी है, और चौथा मगध, इसकी राजधानी राजगृह है। उपर्युक्त युगों में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है या है? ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, और डी दिया है केवल 1 और 2। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों
इन सभी को अपन पूरी ट्रिक से ही पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों अंग, जो महाजनपद है इसकी राजधानी दोस्तों चंपा है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए अंग का मतलब दोस्तों शरीर, और दोस्तों जो शरीर होता है वो दोस्तों देखिए अधिकतर चमकता रहता है, यानी कि दोस्तों चंपा आ जाएगा, यानी कि चमकेगा तभी दोस्तों वो आएगा चंपा दोस्तों। और दूसरा है वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी वैशाली है, तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों वज्जी, यानी कि वह शब्द आ रहा, और इसमें दोस्तों वह से ही इसका भी शब्द आ रहा है, यानी कि दोस्तों वह से ही महाजनपद और वह से ही राजधानी, यानी कि वह से वज्जी और वह से वैशाली दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल है। और तीसरा दिया है दोस्तों अवंती महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अवंती की राजधानी उज्जैन है दोस्तों, ना कि दोस्तों कौशाम्बी। कैसे दोस्तों, देखिए अवंती नाम की दोस्तों लड़की है वो अधिकतर दोस्तों उज्जैन जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि दोस्तों उसको महाकाल से मिलना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि दोस्तों अवंती नाम की लड़की है वो दोस्तों उज्जैन जाती है। वो क्यों जाती है, क्योंकि दोस्तों उसको महाकाल से मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों जो मगध महाजनपद है इसकी दोस्तों राजधानी राजगृह है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों शब्द आ रहा राजगृह, यानी कि दोस्तों राजा का गृह, क्योंकि दोस्तों जब कोई व्यक्ति राजा के गृह में रहेगा तो वो दोस्तों मगन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मगध आ जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर इसका दोस्तों सी हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 4 सही है। और दोस्तों अपन इनको फिर से एक बार हाईलाइट करके देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अंग दोस्तों क्या होगा, चमकेगा दोस्तों, यानी कि चंपा आ जाएगा। वज्जी दोस्तों व से वज्जी और वा से वैशाली। और दोस्तों जो अवंती नाम की लड़की है वो दोस्तों उज्जैन जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसको महाकाल से मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों जो कौशाम्बी राजधानी है दोस्तों ये किस महाजनपद की है, तो दोस्तों जो कौशाम्बी है वो दोस्तों वत्स की है। कैसे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई व्यक्ति है तो वो दोस्तों उसको रोकता ही रहेगा, यानी कि दोस्तों उसको कोसता रहेगा कौशाम्बी, क्योंकि दोस्तों उसको वो कहेगा वश कर भाई, वश यानी कि वत्स, यानी कि दोस्तों क्या कर रहा है तू, इतना सफल क्यों हो रहा भाई, अब तो बस कर, यानी कि वत्स दोस्तों। और उसको दोस्तों कोस भी रहा है, अरे भाई अब तो बस कर यार, है ना, यानी कि दोस्तों कौशाम्बी जो है वो दोस्तों वत्स है, क्योंकि दोस्तों कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ता है तो दोस्तों दूसरा व्यक्ति उसको कोसता रहता है कि भाई अब तो वश कर, यानी कि वत्स आ जाएगा। और दोस्तों जो मगध है दोस्तों इसकी राजधानी राजगृह है, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति राजा के गृह में रहेगा तो वो दोस्तों मगन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मगध हो जाएगा। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है कि उड़ती अप्सराओं का चित्रण और महाजनक जातक के दृश्य निम्नलिखित प्राचीन स्थलों में से किसमें दर्शाए गए हैं। ए बाघ की गुफाएं, बी एलोरा की गुफाएं, सी एलिफेंटा की गुफाएं और डी दिया है अजंता की गुफाएं। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि उड़ती अप्सराओं का चित्रण और महाजनक जातक के दृश्य दोस्तों ये दोस्तों किस में है, तो ये दोस्तों जो अजंता की दोस्तों गुफाएं उसमें दोस्तों ये सम्मिलित है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। और दोस्तों जो अजंता की गुफा है तो दोस्तों ये टोटल 29 है, जिन्हें दोस्तों घोड़े की नाल के आकार में उत्कीर्णित किया गया है। और दोस्तों ये जो महाजनक जातक कथा है इसको दोस्तों जो गुफा नंबर 16 है दोस्तों उसमें दर्शाया गया है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि टेम्पेरा चित्रकारी शुष्क प्लास्टर पर की जाती है, जबकि फ्रेस्को चित्रकारी गीले प्लास्टर पर की जाती है। और दूसरा दिया है दोनों शैलियां अजंता और बाघ की चित्रकारी में पाई जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि इसमें दोस्तों जो चित्रकारी है उसकी दोस्तों 2 तकनीकों को प्रदर्शित किया गया है, एक दोस्तों टेम्पेरा है और दूसरा दोस्तों फ्रेस्को है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि टेम्पेरा चित्रकारी और फ्रेस्को चित्रकारी दोस्तों क्या है। तो दोस्तों जो टेम्पेरा चित्रकारी होता है दोस्तों उसको शुष्क प्लास्टर पर की जाती है, इसलिए समय सीमा का कोई तनाव नहीं होता है। और दोस्तों जो फ्रेस्को चित्रकारी होता है दोस्तों उसको गीले प्लास्टर पर ही किया जाता है, यानी कि दोस्तों इसका जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो दूसरा है कि दोनों शैलियां अजंता और बाघ की चित्रकारी में पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है
कवि राजमार्ग रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। दूसरा दिया है चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी। और तीसरा दिया है जैन धर्म को राष्ट्रकूट और कदम्ब राजवंशों द्वारा संरक्षण दिया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी दिया है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखें दोस्तों कि इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि कवि राजमार्ग जो है वो दोस्तों रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको रवि कीर्ति द्वारा रचित नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रकूट जो राजा है नृपतुंग यानी कि अमोघ वर्ष उसके द्वारा दोस्तों इसको रचित किया गया है। और इसमें दोस्तों इसके कुछ भागों को ही लिखा गया है। और दोस्तों इसका जो दूसरा है वो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दी थी। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो तीसरा है कि जैन धर्म को राष्ट्रकूट और कदम्ब राजवंशों द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इनके अलावा भी जो गंग हैं, कदम्ब हैं और जो चालुक्य हैं, तो उनके द्वारा भी दोस्तों जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि योग दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। दूसरा दिया है यह मानव जीवन में सभी क्लेशों या कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय बताता है। और तीसरा दिया है यह मन, शरीर और आत्मा के संयोजन में विश्वास करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब हम देखें कि इसमें दोस्तों शब्द आ रहा है योग और दर्शन दोस्तों, यानी कि योग दर्शन। तो दोस्तों योग का मतलब होता है कि दो प्रधान तत्वों का संयोजन करना या जोड़ना, उसी को बोलते हैं दोस्तों योग। और दोस्तों जो योग दर्शन है तो वो दोस्तों योगा करके मोक्ष या मुक्ति प्राप्ति करने का एक साधन है। और दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब कोई व्यक्ति योग करेगा यानी कि दोस्तों उसको मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी और उसको दोस्तों मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास जरूर करेगा, यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि यह मानव जीवन में सभी क्लेशों या कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय बताता है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ताकि दोस्तों आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। और दोस्तों जो तीसरा दिया है कि यह मन, शरीर और आत्मा के संयोजन में विश्वास करता है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारतीय नृत्य के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है नृत्य मूलभूत नृत्य चरणों को संदर्भित करता है जो लयबद्ध रूप से किए जाते हैं, लेकिन किसी भी अभिव्यक्ति या मनोदशा से रहित होते हैं। और दूसरा दिया है नाट्य का अर्थ नाटकीय निरूपण है। और जो तीसरा दिया है कि नृत्य का तात्पर्य जो है वो नृत्य के माध्यम से उत्पन्न मनोभावों और भावनाओं से है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि नृत्य के दोस्तों जो तत्व हैं उनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो दोस्तों जो नृत्य होते हैं दोस्तों, यानी कि जो नाटक होता है दोस्तों, उसको 3 भागों में दोस्तों बांटा जाता है। एक दोस्तों नृत्य होता है, दूसरा नाट्य होता है और तीसरा दोस्तों नृत्य होता है। और दोस्तों अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है कि नृत्य जो है मूलभूत नृत्य चरणों को संदर्भित करता है जो लयबद्ध रूप से किए जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति या मनोभाव से रहित होते हैं। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें नृत्य के माध्यम से उत्पन्न की गई भावुकता और मनोभाव को भी प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए दोस्तों जो पहला वाला है ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा।
और दोस्तों जो दूसरा है दोस्तों कि नाट्य का अर्थ नाटकीय निरूपण है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों उसका नाम भी है नाट्य, यानी कि दोस्तों नाटकीय कार्य करना दोस्तों। और दोस्तों इसका जो तीसरा है कि नृत्य का तात्पर्य नृत्य के माध्यम से उत्पन्न मनोभावों और भावनाओं से है, तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो नृत्य होता है तो वो मूलभूत कदमों को प्रस्तुत करता है जिन्हें लयबद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो नृत्य होता है वो दोस्तों अभिव्यक्ति और मनोदशा से दोस्तों रहित होता है दोस्तों, जो नृत्य होता है दोस्तों, ना कि नृत्य होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है कि हाल ही में आरंभ की गई राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसी एशिया के लिए परिवहन पहल यानी कि TIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है कि इसका उद्देश्य भारत, वियतनाम और चीन में परिवहन का विकार्बनीकरण करने के व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। और दूसरा जो दिया है कि भारत में सरकार की ओर से इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नीति आयोग है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है दोस्तों, उसमें एशिया के लिए जो परिवहन पहल है दोस्तों, उसके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि इसका उद्देश्य भारत, वियतनाम और चीन में परिवहन का विकार्बनीकरण करने के व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें शब्द आ रहा परिवहन, यानी कि दोस्तों जो परिवहन से कार्बन निकलता है उसका विकार्बनीकरण करना है। और दोस्तों इसका जो दूसरा है कि भारत में सरकार की ओर से इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नीति आयोग है, तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो होते हैं ये जो नीति है ये थिंक टैंक पर आधारित होती है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है कि बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह आत्माओं के देहांतरण में विश्वास करता है। दूसरा दिया है इसने कठोर संयम और तप के मार्ग का समर्थन किया है। और तीसरा दिया है कि इसने उपदेश दिया कि जीवन में अंतिम उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2, डी दिया है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अपन को बताना है इसमें बौद्ध धर्म के संबंध में। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया है कि यह आत्माओं के देहांतरण यानी कि दोस्तों स्थान परिवर्तन में विश्वास करता है, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो दूसरा दिया है कि इसने कठोर संयम और तप के मार्ग का समर्थन किया है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे शब्द आ रहा बौद्ध धर्म, यानी कि दोस्तों अपन को यदि बुद्धि प्राप्त करनी है यानी कि अपन को ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप कठोर संयम रखें और तप करें, बल्कि दोस्तों उसके लिए आप मध्यम मार्ग भी अपना सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो दूसरा वाला है ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो तीसरा है कि इसने उपदेश दिया कि जीवन में अंतिम उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इनका मानना है कि ये जो है दोस्तों कोई स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है, जो कि दोस्तों इसी जीवन में इसको प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण युग में मानव जीवन की प्रमुख विशेषताएं थी। पहला दिया है फसलों की खेती, दूसरा दिया है पशुपालन, तीसरा दिया है स्थायी निवास, चौथा दिया है पॉलिशदार पत्थर के उपकरण और पांचवा दिया है धातु कर्म का व्यापक ज्ञान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 3, 4 और 5, सी केवल 2, 4 और 5, डी दिया है केवल 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि नवपाषाण युग दोस्तों क्या है। तो ये दोस्तों लगभग 9000 ईसा पूर्व में दोस्तों ये आरंभ हुआ था। और दोस्तों अब अपन को बताना है कि नवपाषाण में जो मानव के जीवन है दोस्तों उसके कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी। तो इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि फसलों की खेती करते थे, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
और जो दूसरा दिया है कि पशुपालन भी करते थे, यानी कि दोस्तों गाय पालते थे, भेड़ पालते थे और बकरी पालते थे और साथ में दोस्तों बैल भी पालते थे। और दोस्तों जो तीसरा दिया है कि स्थायी निवास दोस्तों, तो ये दोस्तों उनकी जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब दोस्तों वो कहीं रुकेंगे तभी दोस्तों वो अपना खाना पीना की व्यवस्था कर पाएंगे, यानी कि दोस्तों ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों जो चौथा है कि पॉलिशदार पत्थर के उपकरण का ये उपयोग करते थे दोस्तों, तो यह वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नव पाषाण, पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर और नव का मतलब होता है दोस्तों नया, यानी कि दोस्तों नया पत्थर का युग था दोस्तों। तो पत्थर दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है, तो दोस्तों यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों जो पांचवा है कि धातु कर्म का व्यापक ज्ञान था, तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब पत्थर का योग है दोस्तों तो वहां पे धातु कहां से आ जाएगा, यानी कि दोस्तों पांचवा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि केवल 1, 2, 3 और 4 सही है। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सके। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।